तक आपने देखा कि किस तरह से शेषा अपनी चाल का पहला दांव चलती है और अर्धव को खुद से विवाह करने के लिए मना लेती है। विवाह की रस्मों के अनुसार नागलोक की महारानी के द्वारा अर्धव की ताजपोशी करके उसे आदि नागिन का वर घोषित कर दिया जाता है। इसी बीच शेषा और अर्धव एक दूसरे के करीब आते हैं। अब आगे अर्धव की आंखों के आगे अंधेरा छाने लगता है। धीरे धीरे वो अपने होश खो बैठता है और शेषा की बाहों में बेहोश हो जाता है। जिसके कुछ घंटों बाद जब उसे होश आता है तो वो अपनी गुफा में अकेला होता है और उसे कुछ भी ठीक नहीं लगता। तभी वहाँ वृंदा आकर बोलती है, अर्धव तुम ठीक तो हो ना? हाँ ठीक हूँ। मैं तो शेषा के साथ था, मैं यहाँ कैसे आया? शेषा के साथ नहीं, तुम तो जंगल के बीचों बीच बेहोश पड़े थे। मैं वहीं से गुजर रही थी तो मेरी नजर तुम पर पड़ी और मैं तुम्हें यहाँ ले आई। अगर मैंने वृंदा को सच कह दिया तो ये बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाएगी। पर मैं जंगल में आया तो आया कैसे? अर्धव कुछ बोलते क्यों नहीं हो? कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ। मदद के लिए शुक्रिया। अच्छा अब मैं आता हूँ, मुझे जरूरी काम है। इतना कहकर अर्धव जल्दी से वहाँ से उठकर शेषा के पास उसकी गुफा में जाता है जहाँ कोई नहीं होता। पर जैसे ही वो गुफा से बाहर निकल रहा होता है तभी जंगल में उसे नजर आता है कि वृंदा किसी और से बात कर रही है और बोल रही है। अर्धव को अभी तक यही लगता है कि मैं उससे प्यार करती हूँ और शेषा के मरने के बाद मैं उसका साथ दूंगी, उसे हमेशा अपने साथ रखूंगी। पर उसे ये नहीं पता कि जल्द से जल्द अब महारानी और शेषा के साथ वो भी मौत की नींद सोने वाला है, वो भी मेरे हाथों। अब तुम जाओ यहाँ से। पूर्णिमा की रात जब मैं अर्धव के साथ महारानी को मारने महल जाऊंगी, तुम वहीं आ जाना, वहीं हम अर्धव को भी मार देंगे। ये सारी बातें सुनकर अर्धव को बहुत बुरा लगता है और वो खुद से बोलता है, यहाँ मैं इतने सालों से राजा बनने के लिए शेषा के सच्चे प्यार को छोड़कर इस धोखेबाज वृंदा का साथ दे रहा था और ये मुझे ही मारने की तैयारी कर रही है। नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। मुझे ये जरिया बनाकर मुझे ही मारना चाहती है। पर अब मौत तो होगी, लेकिन इसकी, वो भी मेरे हाथों। इतना कहकर अर्धव अपना नाग रूप धारण करता है और वहाँ से चला जाता है। तभी रास्ते में उसे शेषा बेहोश नजर आती है और अर्धव उसके पास जाता है और अपना रूप परिवर्तन करके शेषा को उठाते हुए बोलता है, शेषा, शेषा क्या हुआ? तुम यहाँ कैसे आ गईं? क्या हुआ शेषा? अर्धव की बात सुनकर शेषा होश में आती है और बोलती है, पता नहीं अर्धव, मैं यहाँ कैसे आ गई? मैं तो तुम्हारे साथ थी ना। किसी ने मेरे सर पर पीछे से जोर से वार किया और आंखें खुली तो मैं यहाँ हूँ। कुछ याद नहीं आ रहा कि क्या हुआ। कोई बात नहीं शेषा, तुम ठीक हो ना हो, ये सब वृंदा का ही किया धरा है। पर अब उसे उसी के खेल में मात दूंगा। चलो शेषा, मैं तुम्हें गुफा में ले चलता हूँ तुम्हारी। इतना कहकर अर्धव शेषा को अपनी बाहों में उठाकर उसकी गुफा में ले जाता है और उसके माथे को प्यार से चूम लेता है। तभी शेषा बोलती है, तुम मुझे कभी छोड़ के तो नहीं जाओगे ना? कभी नहीं जाऊंगा। मैं बस तुम्हारा और बस तुम्हारा बनकर रहूंगा। फिर चाहे कोई मुझे कितना भी खुद का बनाने की कोशिश क्यों ना कर ले, मैं उसे हमें अलग नहीं करने दूंगा। उन दोनों की ये बातें गुफा के बाहर मौजूद वृंदा सुन लेती है और खुद से बोलती है, इन दोनों की ये नजदीकियाँ बहुत ही बढ़ने लगी है। मुझे इस पर रोक लगानी ही होगी। कहीं ऐसा ना हो कि मैं जीती जीता ही बाजी हार जाऊं। बहुत मुश्किल से इस खेल में यहाँ तक आई हूँ। अब मैं किसी को भी इस खेल को बर्बाद करने नहीं दूंगी, फिर चाहे वो अर्धव ही क्यों ना हो। इतना कहकर वृंदा भी वहाँ से चली जाती है और थोड़ी देर बाद शेषा से बात करने के बाद अर्धव भी वहाँ से चला जाता है। तीनों ही अपने अपने मन में अपनी अपनी अलग अलग योजना लिए हुए एक दूसरे पर वार करने की तैयारी करते हैं। कुछ दिन गुजरते हैं। आखिरकार पूर्णिमा की रात के आने का वक्त हो जाता है, जिसका हर किसी को बेसब्री से इंतजार था। उस रात से पहले वृंदा अर्धव से मिलती है और बोलती है, अर्धव तैयार हो ना? आज ही वो रात है जिसका हमें इतने समय से इंतजार किया है। हाँ वृंदा, मैं तैयार हूँ। शाम ढलने वाली है और पूर्णिमा की रात शुरू होने वाली है। मैं भी जल्दी से तैयार होकर शेषा के पास जाता हूँ। ठीक है,
तुम जाओ, मैं तुम्हें वहीं पर मिलूंगी उस खंजर के साथ। इतना कहकर वृंदा और अर्धव अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। वहीं बाकी सभी नाग नागिन मिलकर शेषा और अर्धव के विवाह की सभी तैयारियां समाप्त कर देते हैं। शेषा भी दुल्हन का जोड़ा पहनकर सर पर अपना आदि नागिन का ताज सजाकर पूरी तरह तैयार थी और आईने में खुद को देखकर वो बोलती है, आज मेरे इंतकाम की रात है। जिस धोखे को मैं पिछले 100 साल से जी रही हूँ, आज उसका अंत होगा। ये आदि नागिन किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगी। जिसने शिव की शक्ति को ललकारा है, उसको गलत मकसदों के लिए इस्तेमाल करना चाहा है, उसका विनाश तय है। शेषा इतना बोल ही रही होती है कि तभी वहाँ पर अर्धव आता है और बोलता है, वाह, क्या रूप है, क्या चमक है। शेषा, तुम तो इस पूर्णिमा के चांद से भी ज्यादा चमक रही हो। ऐसा लग रहा है जैसे आज नागलोक में 2-2 चांद हैं, एक वो आसमान में और एक ये मेरे सामने। तारीफ के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आज इस चांद की चमक हर उस बुरी ताकत को मिटा देगी जो मुझे बर्बाद करना चाहती है। क्या मतलब शेषा? नहीं नहीं, कुछ नहीं। अच्छा अर्धव, तुमसे एक बात पूछूं, सच सच जवाब देना। हाँ हाँ, पूछो। आज तक कभी तुमने मुझसे झूठ बोला है या कुछ छुपाया हो, कुछ ऐसा जो तुमने मुझे ना बताया हो? नहीं नहीं शेषा, ऐसा कुछ भी नहीं है। कैसे कहूँ कि आज तक मैंने तुम्हें झूठ के सिवा कुछ कहा ही नहीं है। पर तुम ऐसे सवाल क्यों कर रही हो शेषा? बस यूं ही दिल में आया तो पूछ लिया। आज हमारे मिलन की रात है और मैं नहीं चाहती कि हम दोनों के बीच कोई बात ऐसी हो जो हमने एक दूसरे से छुपाई हो। इतना कहकर शेषा अर्धव के गले लग जाती है। तभी वहाँ वृंदा आती है और शेषा की पीठ पर उसी अभिमंत्रित किए हुए खंजर से वार करती है। उस खंजर के वार से शेषा वहीं पर बेहोश होकर गिर जाती है और वृंदा बोलती है, अर्धव, खेल शुरू हो गया है। शेषा ज्यादा देर इस अभिमंत्रित खंजर से बेहोश नहीं रह सकती, इसलिए हमें जल्दी ही जाकर महारानी के दरबार में उनको मारना होगा। ठीक है, चलो। तभी वृंदा कुछ मंत्रों का जाप करती है और शेषा के रूप में आ जाती है। अर्धव और शेषा दोनों महारानी के महल की तरफ जाते हैं, तो वहीं बाकी सभी नाग नागिन भी मंडप में अर्धव और शेषा के आने का इंतजार कर रहे होते हैं। तभी शेषा बनी हुई वृंदा अर्धव के साथ महारानी के महल में पहुंचती है। तभी महारानी उनको देखकर बोलती है, अर्धव, शेषा, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें तो मंडप में जाना चाहिए। मैं बस वहीं आ रही थी। विवाह का शुभ मुहूर्त आरंभ होने वाला है। महारानी, हम विवाह से पहले आपका आशीर्वाद लेने आए हैं ताकि हमारी आने वाली जिंदगी खुशियों से भरी रहे। जी महारानी, शेषा सही कह रही है। इतना कहकर अर्धव तलवार को शेषा के हाथों में देता है, जिसके बाद शेषा तलवार को जमीन पर रखती है और दोनों झुककर महारानी को स्पर्श करते हैं। तभी महारानी बोलती है, हर हर महादेव, भोलेनाथ तुम दोनों को यूं ही साथ रखे। आपने तो हमें आशीर्वाद दे दिया महारानी, लेकिन अब हम भी आपको कुछ देना चाहते हैं। इतना कहते ही शेषा तलवार उठाकर महारानी के जिस्म के आर पार कर देती है और महारानी वहीं दम तोड़ देती है। उन दोनों को ऐसा करते हुए नागिन दासी देख लेती है और वो हर तरफ शोर मचा देती है। आखिर क्या सच में महारानी मर गई? क्या वृंदा अपने इरादों में सफल हो गई? जानने के लिए देखिए नागिन का अंतिम भाग।